जब कभी भी हिमालय का टॉपिक आएगा तो ये मैप इतना जरूर बनाएंगे, है ना। इवन अगर श्रेणियों को भी दर्शाने को कहेगा मेंस में, उन्होंने कहा जैसे काराकोरम दर्शाना है, जास्कर दर्शाना है, पीर पंजाल, है ना, लद्दाख दर्शाना है, यहाँ पे आपको माउंट आबू, कंचनजंगा, ये सब दर्शाना होगा आपको। तो कभी भी जैसे नंदा देवी दर्शाना है, ये सब कुछ दर्शाने के लिए मैप जरूरी है ना, नंबर अच्छे मिलते हैं। और आपका मेन काम तो नंबर पाने का ही है। अब जो जो बातें लिखी हैं समझते चलेंगे। ये पूरा भारत का आपका एक्चुअल में उत्तरी भाग है जहाँ पे आप लोगों को हिमालय पढ़ना है, परंतु हिमालय पढ़ने से पहले कुछ फैक्चुअल बातें आपको पता रहना चाहिए कि हमारे पूरे भारत देश में कौन कौन सी चीज़ें क्या है। आप देख रहे हैं हमारे पूरे भारत में 4 प्रकार की चीज़ें मुख्य रूप से पढ़ना होता है, पर्वत, पठार, पहाड़ी और फिर मैदान, यही पढ़ेंगे। आप बताइए पर्वत भारत में कितने प्रतिशत हैं? कितने? 10.6% आपके क्या हैं टोटल भारत में पर्वत हैं। पठार बाय 27.7% आपके क्या हैं? पठार हैं। पहाड़ियाँ 18.5% पहाड़ियाँ हैं और मैदान सबसे ज़्यादा है 43 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। अब देखो पीटी का पहला क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले भौतिक प्रदेशों में शामिल है पर्वत, पठार, पहाड़ी या मैदान। क्या पाया जा रहा है सबसे ज़्यादा? मैदान। ऑलवेज भी आंसर क्या होगा? मैदान होगा ऑलवेज। अब हमने देखा कि ये 4 भागों में हमने देखा, और जब हम इन लोगों को डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो हमें इसी चीज़ को 4 क्षेत्रों में पढ़ना होता है। हमने देखा भारत के 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश हैं। अगर मैं भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करूं तो भारत के भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4 हैं, जिसमें से पहला है आपका उत्तर के विशाल पर्वत। यही उत्तर के विशाल पर्वत कहलाएंगे आपके हिमालय पर्वत होगा, ये कंचनजंगा, वंचनजंगा, ये सब उत्तर के विशाल पर्वत में आएगा, नंगा पर्वत सब आएगा, उत्तर के विशाल पर्वत। दूसरी श्रेणी में आपने देखा कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान सर्वाधिक मात्रा में फैला है, ये कौन? विशाल मैदान। तीसरे में आपने देखा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, अब भी मैप में और अच्छे समझ में आएगा आपको। और चौथे आपने देखा जो तटीय भाग होते हैं आपके, तटीय भाग या जो द्वीपीय भाग होंगे आपके, वो कहलाएंगे आपके ये सारे क्षेत्र में। अब मैं आपको इसको एक छोटे से मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। छोटा मैप, ये भारत का नक्शा है, ध्यान से समझिए। अगर मैं भारत में उत्तर भारत के विशाल पर्वतों की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए उत्तर भारत के विशाल पर्वत कैसे कैसे फैले हुए हैं। यहाँ से लेके ये पूरा की पूरा क्षेत्र आपका जो कहलाएगा आपका उत्तर के विशाल पर्वत मैदान कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे ये? यहाँ पे आपको हिमालय श्रेणी, सारी श्रेणी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये यूपी नहीं है, याद रखना है ना, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। यूपी में कोई भी पर्वत नहीं पाया जाएगा आपका, हिमालय कोई नहीं पाया जाएगा। फिर हम देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान की अगर मैं बात करूं तो उत्तर के विशाल मैदान आप देखेंगे कि यहाँ से लेके जो पूरे जो क्षेत्र फैला हुआ है आपका, ये पूरा की पूरा है आपका उत्तर का विशाल मैदान। ये पूरे ऐसे लंबे भाग में फैला हुआ, देखो ये कितना बड़ा क्षेत्र में उत्तर का विशाल मैदान, ये है उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद देखेंगे हमने बात करा प्रायद्वीपीय पठार की, हमने बात करा था प्रायद्वीपीय पठार। आप जानते हो प्रायद्वीपीय पठार कुछ ऐसे त्रिकोण साइज में ऐसा फैला हुआ है। ये जो है आपका, ये क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा पार्ट अगर हम देखेंगे, चौथा पार्ट क्या बताया हम लोगों ने? तटवर्ती क्षेत्र जो है, तटीय क्षेत्र। तो देखिए पठार के बाद यहाँ पे आपका समुद्र लगता है और समुद्र के पास में ही आपके बीच या तट होते हैं, तो ये वाले जो क्षेत्र कहलाते हैं आपके, ये पूरे क्षेत्र क्या कहलाते हैं आपके? तटवर्ती क्षेत्र। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे पाए जाने वाले ये द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सबको पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये पूरे तटीय क्षेत्र हैं आपके, जहाँ जहाँ समुद्र किनारे किनारे लगा है, ये पूरा आपका तटवर्ती क्षेत्र है। भारत के भौतिक प्रदेश कितने हुए? 4। उत्तर का विशाल पर्वत, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और एक हो गया आपका तटवर्ती क्षेत्र।
ये है आपका एग्जैक्टली भौगोलिक स्थिति आपके भारत की, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आपका मैदान है जो 43.2% पाया जाता है। विशाल पर्वत की बात करेंगे तो 10.6% पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो कितना पाया जाता है आपका पठार वाला क्षेत्र 27.7% में पाया जाता है। अब केवल यहाँ पठार नहीं है, जहाँ जहाँ पठार होंगे वो पाए जाएंगे, और आपके जो पहाड़ी वाले क्षेत्र होंगे, मतलब ये पहाड़ी वाले जो होंगे वो 18.5% पाया जाता है। इतने पूरे क्षेत्र में आपको ये चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। जब आप इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप एग्जैक्टली चीज़ों को फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। ठीक है, छोटा सा मैप बना लो यहीं पे कहीं पे, जहाँ पे आपने ये चारों चीज़ें लिखी है इसको बना लो ताकि याद रहना चाहिए। जब कभी भी क्वेश्चन आएगा भारत के भौतिक प्रदेशों को डिस्क्राइब कीजिए तो कौन सा डायग्राम लगेगा, ये वाला डायग्राम लगेगा। ठीक है, और 4 भाग आपके ये हैं, धनाधन बना लो फटाक से, बन गया। चलिए, भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो हेडिंग डालिए उत्तर के विशाल पर्वत। सबसे पहले डालेंगे उत्तर के विशाल पर्वत। क्या है उत्तर के विशाल पर्वत, समझेंगे। ठीक, देखो यहां जब तुम देखोगे तो यहां पे तुमको एक नदी मिलेगी, सिंधु नदी। देखना सब लोग, अब आप मत लिखो, अब आप समझ लो, अब आप समझना है पूरा। यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे तुमको एक बहुत बड़ी नदी मिलेगी जिसका नाम मिलेगा सिंधु, और इस वाले क्षेत्र में आ जाओगे तो तुमको मिलेगी एक ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हो ऐसे निकलती है, ऐसे आती है और फिर यहाँ से घूम के घुसती है हमारे यहाँ बंडोल में, बंडोल मतलब भारत में घुसती। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र फैला हुआ है, ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है ये कहलाएगा आपका कौन सा क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये ऐसा कुछ फैला हुआ है। ठीक, पहली बात। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है इसकी, ये लंबाई है आपकी 2400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट, लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है। कहीं कहीं 2500 भी लिखा रहता है, इसलिए लगभग लिख दिया करो। लगभग 2400 किलोमीटर या 2500 किलोमीटर के आसपास आपको ये क्षेत्र देखने को मिलेगा। मैं अगर अपने भारत की बात करूंगा तो भारत में ये कहाँ से फैला हुआ है, जम्मू या लद्दाख वाली श्रेणी से लेके ये कहाँ तक फैला हुआ है, आपका अरुणाचल प्रदेश तक की श्रेणी तक फैला हुआ है, जिसमें बीच में आपको मिल जाएगा नेपाल, यहाँ मिल जाएगा भूटान। इन क्षेत्रों में भी इस श्रेणी की काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये हैं आपके उत्तर के विशाल पर्वत, यहाँ पे पड़ेगा। अब कल हमने देखा था कि विशाल पर्वतों का निर्माण क्यों हुआ है, जब महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराई हैं तो टकराने के कारण उनमें वलय पैदा हुई है। वलय पैदा होने के कारण विशाल पर्वतों का निर्माण हुआ है, ये वही विशाल पर्वत हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन विशाल पर्वतों का निर्माण आज भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्लेट टकराते ही जा रही हैं। टकराने के कारण इनकी ऊंचाई क्या होती है, दिन ब दिन बढ़ते ही जाएगी, घटेगी नहीं, बढ़ते ही जाएगी। और ऊंचाई में जाने के कारण टेम्परेचर कम हो जाता है। इस कारण से इन क्षेत्रों में क्या होगा, बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। इस कारण से इन क्षेत्रों के जितने भी पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, इन क्षेत्रों में तुमको क्या देखने को मिलेगा, ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, मतलब बर्फ देखने को मिलेगी। इन्हीं पर्वतमालाओं से जो नदियां निकलेंगी, एक बात बताओ, खारा पानी होगा कि मीठा पानी होगा? खारा पानी होगा कि मीठा पानी होगा? मीडियम होगा? खारा होगा। अरे बर्फ पिघली तो खारा लगता है कि मीठा लगता है? एक बात हमेशा याद रखो, इन ग्लेशियरों से पिघलने के बाद जो नदी निकल के आती है, उन नदी के माध्यम से जो पानी आएगा वो कैसा पानी आता है, मीठा पानी आता है। नदियों में पानी मीठा क्यों होता है? इसलिए तो होता है आमतौर पे क्योंकि वो नदी समुद्र के कांटेक्ट में नहीं है। समुद्र का पानी पी के देखना, पिए हो कि नहीं पिए समुद्र में? समुद्र कौन कौन गए हो? गए हो? कौन सा समुद्र गए हो? गोवा। तुम गोवा के लायक भी हो। गोवा में समुद्र देखने थोड़ी जाते रे बेटा। चलो अब आप आगे देखेंगे तो इन क्षेत्रों से निकलने वाली जितनी भी आपकी नदियां होंगी, वो नदियां कैसी होंगी, पूरी की पूरी मीठे पानी की नदी होगी। अब एक बात और बताएंगे, दो नदियां बताया था मैंने आपको, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। इन क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां कौन सी नदियां होंगी, पूर्ववर्ती नदियां होंगी। कैसी होंगी, पूर्ववर्ती नदी होगी। 3-4 बेसिक बातें हैं जो उत्तर के विशाल पर्वत है।
अब इन्हीं विशाल पर्वत में सबसे बड़ा और सबसे वृहद मात्रा में सबसे फेमस जो एक पर्वत पढ़ेंगे हम, उसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत। आज हम पढ़ेंगे किसको? हिमालय पर्वत को। ठीक है, फटाफट जो फैक्चुअल बातें बताई है मैंने, 3-4 बातें लिख लीजिए उत्तर के विशाल पर्वतमाला में। चलो समझते जाओ, लिखते जाओ। अब अगर तुम लोग इसको गौर से देख रहे हो तो ध्यान से देखिए, ये आकृति कुछ इस प्रकार से दिख रही है, ऐसी और ऐसी, ऐसी और ऐसी, ऐसी दिख रही ना। कैसी आकृति है ये? अर्धचंद्राकार दिख रही ना, आधा चंद्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ईद का चांद। तो हिमालय पर्वत या उत्तर के पर्वतमालाओं की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार आकृति है। लिखो, इस पर्वतमालाओं की आकृति अर्धचंद्राकार आकृति है। ठीक, अब देखिए यहां पे हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी, कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत के अनुसार उसने ये बताया था कि जो वलय बनी है, जो पर्वत बने हैं, वो किनारों में ज़्यादा बन गए हैं, किनारों में ज़्यादा बन गए हैं, और बीच में क्या बना था? पठार बना था। तो एक साइड हिमालय, इधर तिब्बत का पठार, फिर इधर कुल्लुल पर्वत। अगर ये हिमालय है तो इसके इधर पे क्या होना चाहिए था? तिब्बत का पठार होना चाहिए, और एग्जैक्टली है भी। तो आप देखेंगे उत्तर की पर्वतमाला के उत्तर में, मतलब ऊपरी हिस्से में, यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा? तिब्बत का पठार मिलेगा, और फिर उसके उधर पे कुल्लुल पर्वत मिलेगा। तो क्या है? इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है, जबकि इसके दक्षिण में नीचे आ जाओ तो तुमने अब भी एक डायग्राम बनाए थे, यहाँ वाला मैदान वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक मैदान फैला कि नहीं फैला पूरा? इसके दक्षिण में कौन कौन सी नदी मैदान बना देगी? ब्रह्मपुत्र मुख्य नदी है। ये पूरी जो नदी है ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया क्या मिलेगा? मैदान आपको देखने को मिलेगा। तो लिख लीजिए। अब अगले विशेषता समझिए। जैसे जैसे अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा हिस्सा कौन सा कहलाएगा? ये पश्चिम, और ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा? पूर्व। आप उत्तर की विशाल पर्वतमालाओं को अगर बहुत गौरपूर्वक समझते हैं तो ध्यान से देखना, जैसे जैसे आप पश्चिम से पूरब की ओर जाते जाएंगे तो इस पर्वत में ऊंचाइयां बढ़ते जाएंगी। देखिए यहाँ पे तुमको ऊंचाई कम मिलेगी, यहाँ पे K2 की ऊंचाई कम मिलेगी तुमको, लद्दाख की, जास्कर की सब पहाड़ियों की ऊंचाई तुमको कम मिलेगी। जैसे जैसे यहाँ आओगे तो तुमको माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा, कंचनजंगा मिल जाएगी, समझ रहे हैं ना? बड़ी बड़ी यहाँ पे पूरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ तुमको नेपाल के साइड में मिलते जाएंगी। तो जैसे जैसे आप इसमें पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो पर्वतमाला में ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है? ऊंचाई। और जहाँ ऊंचाई बढ़ने लगती है तो सीधी सी बात है, अब आप देखिए इतने वाले क्षेत्रों में मान चलो कम ऊंचाई थी तो यहाँ पे कम प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, कम प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा हो गई तो टेम्परेचर वाले भी अब मिलने लगेंगे, कम टेम्परेचर में रहने वाले जीव जंतु, कम टेम्परेचर में रहने वाले पेड़ पौधे उगने लगेंगे। तो कुल मिला के क्या बात हुई? पेपर में आता है पश्चिम से पूरब की ओर जाने के साथ साथ यहाँ पे ऊंचाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में विविधता भी बढ़ेगी, डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? यहाँ पे मान के चलो आपके ज़्यादा घने वाले भालू रह रहे थे, यहाँ पे भालू के साथ क्या रहने लगी? नीचे मलगा है, बढ़ती है, तो यहाँ पे बकरियाँ, पेड़ पौधे बहुत सारे उगने लगे। तो जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर तुम जाते हो तो चीज़ें ऊंची तो होते जाएंगी, पर्वत पठार ऊंचे तो होंगे, परंतु यहाँ पे विविधता भी बढ़ते जाएगी। क्वेश्चन आएगा निष्कर्ष वाले में, बताइए, वो कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं ना। हिमालय की उत्तरमाला पूछेगा क्वेश्चन की कारण और निष्कर्ष आपको बताना है। पहला बोलेगा कि पश्चिम से पूरब की ओर जाने पे हिमालय पर्वत की ऊंचाइयां बढ़ने लगती है, ठीक? या ऐसा लिखेगा, पश्चिम से पूरब की ओर जाने में हिमालय पर्वत या उत्तर की विशाल पर्वतमाला में विविधता बढ़ने लगती है। इसका कारण, पूरब से पश्चिम की ओर आने में उत्तर की विशाल पर्वतमालाओं की ऊंचाई बढ़ते जाती है। सवाल समझो, कारण निष्कर्ष वाले कैसे रहते हैं। कथन नंबर ए, कथन नंबर बी, ये इसका क्या रहेगा? कारण रहेगा, और ये इसका कथन रहेगा, कथन और उसका कारण। कथन कहता है पश्चिम से पूर्व जाने पर
पर्वतमाला पे, विशाल पर्वतमाला मतलब उत्तर की विशाल पर्वतमाला पर विविधता बढ़ने लगती है, विविधता बढ़ने लगती है, ये कथन है। अब क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर पर्वत में ऊंचाइयां बढ़ती है। अब ऑप्शन नंबर ए, कथन ए सही है परंतु उसका निष्कर्ष या कारण गलत है। कथन ए गलत है परंतु उसका निष्कर्ष और कारण सही है। कथन ए सही है और उसका कारण भी सही है। कथन ए भी गलत और कथन बी भी गलत। आया समझ में? यही तो है कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। हम जानते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर जाने पे ऊंचाई तो बढ़ती है, परंतु पूरब से पश्चिम आ रहे हो तो ये कारण नहीं है इसका। पश्चिम से ही पूरब जाओगे तो आपकी ऊंचाई बढ़ेगी। ये सेंटेंस ही गलत हो गया, कथन ही गलत हो गया, इसका निष्कर्ष ही गलत हो गया। विविधता बढ़ने का कारण भी क्या है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर, भौगोलिक स्थिति के कारण जीव जंतु अलग अलग प्रकार के पाए जाएंगे। तो विविधता बढ़ने का मेन रीजन क्या है? पर्वत की ऊंचाई बढ़ना। ऊंचाई बढ़ेगी तो सीधी सी बात है ऊंचाई में रहने वाले जीव जंतु भी मिलेंगे, ऊंचाई में रहने वाले पेड़ पौधे भी मिलेंगे, जमीन में रहने वाले भी मिलेंगे, सब प्रकार के जीव जंतु मिलने लगेंगे। इस कारण से इस क्षेत्र में पश्चिम से पूरब की ओर जाने पे ना केवल ऊंचाई बढ़ती है बल्कि उसमें विविधताएं भी बढ़ती हैं। लिख लीजिए ये सेंटेंस, नहीं लिखी, लिखो। चलो अब देखो, इसके बाद अब भी हमने एक बात और समझा था कि ये पर्वत जो है अभी भी प्लेट टकरा रही हैं, तो इनका निर्माण अभी भी क्या चल रहा है? बनते जा रहा है। और जो बन रहा है वो कैसे बन रहे हैं? नवीन ऐसे वलित पर्वत, मतलब मोड़दार पर्वत बन रहे हैं। मोड़दार, ऐसे 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 मोड़दार पर्वत बन रहे हैं। तो ये जो पर्वत हैं कैसे पर्वतमाला कहलाएंगी? नवीन मोड़दार पर्वतमाला, जिनका निर्माण आज भी कंटिन्यू फॉर्म में चल ही रहा है। मतलब ये कैसे हैं? निर्माण अवस्था में हैं। कथन फिर क्वेश्चन वाला आएगा, बोलेगा हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन, हिमालय पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर जाने पे इसकी ऊंचाइयां बढ़ते जाती है। नंबर दूसरा, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। नंबर तीसरा, यह पर्वत एक स्थलबद्ध पर्वत है या फिर एक प्राचीन पर्वत है जो कि अवशिष्ट पर्वतों में शामिल किया जाने लगा है। कौन सा कथन गलत है? तीसरा नंबर, क्योंकि अवशिष्ट नहीं है, आज भी बनते जा रहा है, नवीन पर्वत है। तो लिख लीजिए इसको फटाक से। हेडिंग डाल लो हिमालय, और जो डायग्राम पहले बनाए हो अब उसमें अपन डायग्राम बनाएंगे, है ना। क्या फील कर पा रहे हो कि हिमालय को? अब भी चढ़ा रहा हूँ ना पढ़ा है, रुक तो जाओ जरी, टिकट लगेगी सबकी। लोई बना के भी हिमालय पर्वत का निर्माण करे कि नहीं करे घर में? क्यों नहीं करे? तुम काय करोगे? ये देखो, ये बन गया पर्वत। देखो रे भाई, अब जब हिमालय पर्वत पढ़ेंगे अपन, उसमें तुमको 4 श्रेणियां पढ़ना है। पहली पढ़ेंगे आप ट्रांस हिमालय, दूसरी पढ़ेंगे आप बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, तीसरा पढ़ेंगे आप मध्य हिमालय, और चौथी श्रेणी पढ़ेंगे आप शिवालिक श्रेणी। ये ऐसे, ये ऊंचा वाला भी श्रेणी। देखो, ये वाला है आपका ट्रांस हिमालय, ये वाला है आपका ये वाला है मध्य, ये है शिवालिक। अब अगर मैं इसको, ये आपका ऐसा है मान के चलो, आपका ये ऐसा है, ये पर्वत फैला हुआ है, ऐसा ऐसा करके ये फैला हुआ, ठीक है, ऐसा फैला हुआ, ठीक। देखो ऐसा फैला है पर्वत, दिख रहा है? तो फ्रंट में तुमको जो चीज़ दिख रही है वो एकदम फ्रंट की दिख रही है, परंतु पीछे भी तो हिमालय है कि नहीं है? तो ये ऐसा है पर्वत तुम्हारा। तो हम जब इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो देखो, पहले नंबर पे तुमको ये मिल रहा है ट्रांस हिमालय, तो जम्मू कश्मीर में ही दिखेगा। फिर तुम देखोगे इसका बृहद हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय, तो वो भी जम्मू कश्मीर में दिखेगा। ये फिर देखोगे मध्य हिमालय, तो ये भी जम्मू कश्मीर में दिखेगा, और लास्ट वाला शिवालिक श्रेणी ये भी जम्मू कश्मीर में ही दिखेगा। कुल मिला के जो हिमालय यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा फैला हुआ है,
ये ऐसा फैला हुआ है, लंबा ऐसा है, और इसी की 4 श्रेणी 1 2 3 4। तो तुमको डायग्राम में केवल फ्रंट की चीज़ बस दिखेगी, पीछे की चीज़ नहीं दिखेगी। तो पीछे की चीज़ को इमेजिन करते हुए चलना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक, चलिए अभी समझ लो, अब भी समझ में आएगा। हिमालय का निर्माण अगर हम देखेंगे तो 4 अलग अलग भागों में हुआ है। कैसे हुआ है आप देखेंगे, जब हिमालय में प्लेट टकराई, मतलब प्लेट टकराई महाद्वीपीय प्लेट, जहाँ आपका मलबा ज़्यादा था वो मलबा क्या हो गया, आपका ऊंचा हो गया। जहाँ मलबा थोड़ा कम मिला वो थोड़ा कम हो गया। जहाँ ऊंचा वहाँ कम, जहाँ नीचा कम, ऐसे कम ज़्यादा होते रहा। तो हिमालय का निर्माण जब हम देखेंगे तो हिमालय 4 भागों में आपको देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसे ही हम कहते हैं तिब्बती हिमालय, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है ये कहाँ पे चला जाता है, चाइना या तिब्बत वाले क्षेत्र में चला जाता है। बहुत कम हिस्सा हमारे क्षेत्र में देखने को मिलेगा इसका। फिर इसी के बाद जो निर्माण हुआ वो हुआ किसका, ग्रेट हिमालय का, ग्रेट हिमालय, इसी को कहते हैं हम बृहद हिमालय। फिर ग्रेट हिमालय के बाद आप देखेंगे मध्य हिमालय, मतलब मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। फिर इसके बाद आप देखेंगे शिवालिक श्रेणी, हर एक की चोटी देखेंगे, कौन सी चोटी कहाँ है, सारे एक चीज़ देखेंगे। तो अगर मैं इस हिमालय की बात करूंगा तो ध्यान से देखेंगे जो श्रेणी फैली हुई है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए है ना, इसका निर्माण जो हुआ है वो ऐसे 4 अलग अलग पार्टीशन में हुआ है। और आपसे पूछेगा बेटा कौन सी श्रेणी की कौन सी ऊंची चोटी है, हर एक चीज पूछा जाएगा आपसे। वो तो बाद में पूछेंगे, मैं ही पहले पूछ लूंगा। अब अगर मैं ट्रांस हिमालय की बात करूं तो ध्यान से देखिए, ट्रांस हिमालय हम जानते हैं कि उधर पे एकदम किनारे पे अगर हम चले जाएंगे तो हमको ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। तो ट्रांस हिमालय तुमको देखो ऐसा मिलेगा, थोड़ा सा जी देखो, आधा कहीं कहीं हमारा भारत आ रहा है, कहीं कहीं टूट रहा है, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, ये ऐसा फैला हुआ है ट्रांस हिमालय। परंतु यहाँ तक नहीं आएगा ये, यहाँ पे तो आपका बृहद हिमालय लग जाएगा, इसको यहीं तक बनाएंगे अपन। ये आपका कहाँ तक आके रुक जाता है, यहाँ तक। मतलब ट्रांस हिमालय की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ये वाला जो ट्रांस हिमालय वाला फंडा है, ये ट्रांस हिमालय आपके जम्मू कश्मीर से लेके थोड़ा बहुत कहाँ आ जाता है, उत्तराखंड तक आ जाता है, बस। ये है आपका ट्रांस हिमालय, देखा। अब ट्रांस हिमालय के बाद हमने देखा कि इसके बाद कौन सा हिमालय बनेगा, आपका ग्रेट हिमालय। और ये जो 2400 किलोमीटर की जो आपने लंबाई देखा है, ये मुख्य रूप से ग्रेट हिमालय की ही लंबाई है, सबसे लंबा फैला हुआ है। ये जो ग्रेट हिमालय है आप देखेंगे यहाँ से फैला हुआ है, पूरा ऐसा फैला हुआ है। ये भी इसी के साथ साथ लगा हुआ है, देखते चलेंगे। ये उत्तराखंड होते हुए पूरा निकलेगा और यहाँ से ये आपके नेपाल में चला जाएगा। ये नेपाल चला गया, फिर यहाँ से ऐसा घूमेगा, ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, ये पूरा आपका क्या मिलेगा, ये आपको ग्रेट हिमालय है। अभी एक एक समझेंगे, पर अभी केवल डायग्राम समझ लो बस, ताकि आपको फील होना चाहिए कि हमको हिमालय जो पढ़ रहे हैं हमें उस हिमालय की एक एक बातें पता होना चाहिए। ये है आपका ग्रेट हिमालय। जो फैक्चुअल डेटा है वो मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। अब ये ग्रेट हिमालय बना, इसके बाद फिर आपका कौन सा हिमालय बनेगा, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय यहाँ नहीं जाता, यहाँ पे केवल ग्रेट हिमालय मिलेगा। सारे के सारे हिमालय आपके कहाँ रुक जाएंगे, अब यहीं पे रुक जाएंगे। ये मिलेगा तुमको, ये मध्य हिमालय ऐसा फैला हुआ है। ऊपर भी है, नहीं तुम बोलोगे ऊपर क्यों नहीं बना है, बस यहाँ तक छोड़ दो इसको। ये है कौन सा आपका हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक। और फिर जो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको कौन सा हिमालय, शिवालिक श्रेणी। अब ये शिवालिक श्रेणी ऐसी अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी तो टेंशन मत लेना, क्योंकि इसका यहाँ पे कैलाश पर्वत आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए वो तिब्बती वाले क्षेत्र में मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ पे मिलेंगे, थोड़ा सा ऐसा ऊंचा नीचा हो सकता है। तो आप अगर हिमालय को ध्यान से समझ पा रहे हैं तो ये 4 श्रेणी है हिमालय की, कुछ इस प्रकार है। ये वाली है आपकी ट्रांस हिमालय, ये वाली है ग्रेट हिमालय, ये है मध्य हिमालय और ये है आपकी ये वाली हिमालय। फटाफट बना लो ये डायग्राम, पहले केवल डायग्राम बनाना है, लिखना नहीं है अभी, केवल डायग्राम बनाना है।
वो जो आपने पहले बनाए हो ना, सबसे पहले उस डायग्राम में बनाना है। नंबर पहला था आपका ट्रांस हिमालय। ध्यान से देखेंगे, ट्रांस हिमालय। मैं आपको एक छोटा सा दूसरे डायग्राम में भी समझाते चलूंगा ताकि चीज़ें क्लियर होना चाहिए। ट्रांस हिमालय, ध्यान से देखिए। ट्रांस हिमालय अगर आप मुख्य रूप से देख रहे हैं तो ज़्यादातर भाग इसका जम्मू कश्मीर और थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय चूंकि हमारे भारत में एकदम तिब्बत से लगा हुआ क्षेत्र है और इसका बहुत कम हिस्सा हमारे क्षेत्र में आता है, इसलिए हम इसे कौन सा हिमालय कहते हैं? तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तिब्बती हिमालय। एक बात। दूसरी बात, इसका विस्तार आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा थोड़ा आपको कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इस ट्रांस हिमालय में इसकी 3 मुख्य रूप से श्रेणियां आपको पढ़ना पड़ता है। पहला काराकोरम, उसके बाद मिलेगा लद्दाख, क्रम याद रखेंगे। तीसरे में मिलेगा आपको जास्कर, जास्कर श्रेणी। ठीक, अब इसी को मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से समझा रहा हूं, पहले समझ लो ताकि इमेजिन होना चाहिए। और ये श्रेणियां केवल आपको कहाँ मिलेंगी? जम्मू कश्मीर में मिलेंगी। इतना सा डायग्राम बनाएंगे। ठीक, अब मैंने देखा कि मेरा जो मेरा ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय की श्रेणी कुछ इस प्रकार से फैली हुई है। ये मान के चलो आपकी कौन सी श्रेणी है? ये काराकोरम है। ठीक, हम इसको ऐसा चौड़ा चौड़ा बना रहे हैं। इसी काराकोरम मतलब जो ऊपर की ट्रांस हिमालय वाली श्रेणी है, इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर पे जो पहले नंबर पे जो श्रेणी फैली हुई है, ये वाली श्रेणी, ये कहलाती है आपकी कौन सी श्रेणी? काराकोरम। ऊपर काराकोरम। ठीक, इसके जस्ट नीचे आपको एक श्रेणी और मिलेगी जिसे हम कहेंगे लद्दाख श्रेणी। थोड़ी सी ये इधर से शुरू होती है, थोड़ी पीछे से। ये है आपकी लद्दाख। और इसके जस्ट नीचे आपको एक और श्रेणी मिलेगी, वो मिलेगी लंबी सी श्रेणी है। ये है आपकी कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। अब इसको अपन एकदम फील करेंगे। कहाँ गया अपना हिमालय? देखो, ये हिमालय है। ये मान के चलो आपका ये वाला क्षेत्र है। ठीक, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये चौड़ा हो गया। तो यहाँ एकदम नीचे पे जो क्षेत्र आ रहा है, ये आपकी कौन सी? जास्कर। इसके इधर आ जाओ तो लद्दाख, इसके इधर आ जाओगे तो आपका ऐसा रखोगे इसको, ऐसा। ये देखो, ये तो एकदम नीचे पे जो आ रहा है आपका, ये क्या हो गया? आपका जास्कर। बीच वाला कौन सा क्षेत्र हो गया? लद्दाख। ये वाला लास्ट वाला कौन सा हो गया? काराकोरम। ऐसे समझ में आया? ये है आपकी मुख्य रूप से 3 श्रेणी। ठीक, तो लिखिए सबसे पहले नंबर पे ट्रांस हिमालय। और ये छोटा सा डायग्राम बनाएंगे आप, है ना? ट्रांस हिमालय। इस हिमालय को तिब्बती हिमालय या तैतीस हिमालय भी कहते हैं। तैतीस, एक नाम और लिख लो, तैतीस हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को तैतीस हिमालय या हेडिंग डालिए सबसे पहले। अच्छा, ये डायग्राम बना लो पहले यहीं पे। जितने ज़्यादा डायग्राम उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट। यहाँ डायग्राम बना लो ट्रांस हिमालय का। ये है ट्रांस हिमालय। और पेपर में जब बनाओगे ना आंसर में, तो इसको ऐसे डब्बे में पैक कर देना बेटा, है ना? और शोभा मिल जाएगी। और यहाँ पे लिख देना ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। पेपर वाला भी सोचेगा कि यार शानदार बंदा है। ट्रांस हिमालय। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना रे भाई, यही काराकोरम श्रेणी में, देखिए इसी काराकोरम श्रेणी में, ये वाली है काराकोरम श्रेणी। इस काराकोरम श्रेणी में एक सबसे चोटी पाई जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसे कहा जाता है K2 गाडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची है, विश्व की नहीं, भारत की है। K2 जो सबसे ऊंची भारत की चोटी है, ये कहाँ पाई जाती है? आपकी काराकोरम। दूसरी बात सुनेंगे, यहाँ आ जाओगे तो यहाँ पे तुमको एक घाटी मिलेगी जिसका नाम है नुब्रा घाटी। कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी। इसी नुब्रा घाटी में एक ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत के अंदर सबसे ऊंचाई पे स्थित
ग्लेशियर है नुब्रा घाटी वाला, और सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लगभग 76.4 किलोमीटर समथिंग में फैला हुआ ग्लेशियर है ये। तो ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ, और पेपर में आया भी है शायद अभी बीच में किसी पेपर में। सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में है, तो कौन सी घाटी में है, नुब्रा घाटी। और ये नुब्रा घाटी कौन सी श्रेणी में है, काराकोरम में। ये काराकोरम श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है, लद्दाख। किसने बोला था, ठीक है। अब देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, कहाँ स्थित है, काराकोरम में। काराकोरम कहाँ स्थित है, ट्रांस हिमालय। क्लियर हुआ बात, वेरी गुड। चलो इसमें लिखेंगे। अच्छा एक बात और समझ लो, देखो ये जो काराकोरम श्रेणी है ना, ये भी ऐसी है, और कल शाम को हमने पढ़ा था ऐसी श्रेणी क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी वाली बोलते हैं। इसीलिए देखना इस श्रेणी ये भी ऐसी हुई टाइप की है, इस कारण से इस श्रेणी को उच्च एशिया की या उच्च पर्वतमाला की क्या बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। दूसरी बात, भारत की सबसे उत्तरी पर्वतमाला कौन सी कहलाएगी आपकी, काराकोरम श्रेणी। सबसे उत्तर में है, इसके ऊपर दूसरा लग जाएगा, दूसरा देश लग जाएगा। तो भारत की सबसे उत्तर हिस्से में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है, काराकोरम। अगर काराकोरम ना दे तो कौन सी है, ट्रांस हिमालय। हिमालय तो है परंतु कौन सी है, ट्रांस हिमालय है, जिसमें K2 भी है और सियाचिन ग्लेशियर भी है। ठीक, चलो अब लिखना शुरू कर दो इसमें। इसके अलावा अगला पॉइंट लिख लीजिए, इसके अलावा बियाफो नाम आते हैं पेपर में, बियाफो, अभी बता रहा हूँ लोकेशन इनकी, लिखिए बियाफो, बाल्टोरा, और एक मिलेगा हिस्पर। इसके अलावा बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर। अच्छा इनकी ऊंचाई चौड़ाई भी लिख लो ब्रैकेट में, जहाँ लिखो 60 किलोमीटर का है ये बियाफो, ठीक है। बाल्टोरा है 58 किलोमीटर का। ये सब पीटी के फैक्चुअल डेटा है पूरे, ये याद रहना चाहिए आपको। और हिस्पर है 61 किलोमीटर का। काराकोरम में स्थित प्रमुख ग्लेशियर हैं, बाल्टोरा 58 किलोमीटर और हिस्पर है 61। इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित प्रमुख ग्लेशियर हैं। अब देखो इसकी लोकेशन समझेंगे। ये है आपका ये है आपकी काराकोरम श्रेणी, ध्यान से समझिए, क्रम ध्यान रखेंगे आप, ठीक। यहां पे आ जाओगे तो तुमको मिल रहा है कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक। फिर इधर आ जाओगे तो यहां पे तुमको मिल जाएगा कौन सा, बाल्टोरा। फिर यहां आ जाओगे तो यहां पे मिल जाएगा तुमको बियाफो, और सबसे लास्ट में मिलेगा तुमको कौन सा, हिस्पर। अब पश्चिम से पूरब की ओर का पूरा क्रम पता रहना चाहिए आपको, ठीक। वहीं पे जहां पे ग्लेशियर लिखे हो वहीं पे छोटा सा ये डायग्राम बना लो। काराकोरम श्रेणी, ये है आपकी पूरी काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर पश्चिम से पूर्व। काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर पश्चिम से पूर्व। लास्ट में मिल जाएगा तुमको कौन सा, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, फिर सियाचिन। हो गया, आज याद कर लो यहीं कहीं, आज अच्छे से देख लो, रिवीजन करने का टाइम नहीं है अब तुम्हारे पास, है ना। यहीं पे सीख जाओ सारी चीजें, टेंशन खत्म हो जाएगी। चलो ये श्रेणी तो खत्म हो गई आपकी काराकोरम, बची लद्दाख और जास्कर, ये कल होंगी। अब एक बात सुनो, जितनी चीजें पढ़े हैं उसको फटाफट मेरे को आप लोग बताएंगे, ठीक। आप जानते हैं भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं, 4। कौन कौन से,
4 हो गए। पहला है उत्तर के विशाल पर्वत, फिर दूसरा है उत्तर के विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय पठार। उत्तर की पर्वतमाला की अगर आप देखें आप तो ये कैसी पर्वतमाला है? नवीन वलितदार या मोड़दार पर्वत, जो कि आज भी निर्माण अवस्था में है। इसकी प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है? इस पर्वतमाला में पश्चिम से पूरब की ओर जाने पे क्या क्या होता है? ऊंचाई बढ़ती है और जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है, ये बातें। इस हिमालय पर्वत की 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, सबसे नंबर पहला ट्रांस हिमालय। कहाँ से कहाँ फैला है? जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर, उत्तराखंड में थोड़ा थोड़ा। इसी ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, सबसे ऊपर कौन है? बाद में नीचे। इस काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। कौन सी? K2। इसी का नाम है गाडविन आस्टेन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी काराकोरम श्रेणी में एक ग्लेशियर पाया जाता है जो भारत का सबसे, कहाँ पाया जाता है? नुब्रा घाटी में। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा भी इसमें 3 और ग्लेशियर है। कौन कौन से? बाल्टोरा, बियाफो और हिस्पर। पश्चिम से पूरब की ओर चलें तो पहले हिस्पर, फिर बियाफो, फिर बाल्टोरा, फिर क्लियर है। अब अगर इनके ऊंचाई के हिसाब से देखना चाहोगे तो तुमको पता ही है किलोमीटर के हिसाब से, तो पता रखना सबसे बड़ा कौन सा है? सियाचिन है। उसके बाद कौन सा है तुम्हारा? हिस्पर है। तो देखो वहाँ का लास्ट और यहाँ का लास्ट सबसे बड़े बड़े हैं, सियाचिन, हिस्पर, फिर उसके बाद क्या है? बियाफो। फिर तो अगर ऊंचाई के हिसाब से पूछेगा तुमसे या उनकी क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा तो ऐसे करके करना है। यहाँ से आए, यहाँ चले गए, यहाँ पे तुमको सियाचिन, यहाँ आ गए तुमको हिस्पर, यहाँ पे मिल जाएगा बियाफो, यहाँ मिल जाएगा बाल्टोरा। ऊंचाई के हिसाब से ये बन गया डायग्राम। ट्रिक बनाओ अपने आप से खुद, ऐसे करके घुमाना एक सिग्नेचर, तो ऊंचाई के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो आपने देखा ये पूरी श्रेणियाँ हैं, इनको याद रहना चाहिए बेटा आप लोगों को सब चीज़। ये बहुत अच्छे टॉपिक पॉइंट हैं, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। 2 दिन पढ़ाऊंगा हिमालय पर, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे हिमालय को। जब घूमने लेके चलूँगा आप लोगों को सबको, पैसा पटा देना बस, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ ये कौन सा, तुम खुद ही बताओगे कि सर ये ऐसा है, ये ऐसा है।